अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त खुजरात पास पर मौजूद हूँ और ये 0 पॉइंट क्रॉसिंग है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। और हम आज का अपना प्रोग्राम यहाँ से इसलिए शुरू करें कि ये जो प्रोग्राम है वो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से है और ये वो पॉइंट है जहाँ से पाक चीन इक्तिसादी राहदारी शुरू होती है। मैं पहले जरा खुजरात के हवाले से आपको बता दूं, फिर जो है वो हम पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से भी बात करेंगे। ये जो खुजरात की 0 पॉइंट क्रॉसिंग है ये 16,002 फुट है इसकी ऊंचाई और इसे हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग इन द वर्ल्ड कहा जाता है। और शायद इसी वजह से ये पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उसका भी एक बहुत बड़ा मजहर है कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने स्ट्रांग है कि इतनी हाइट पर भी इस बॉर्डर क्रॉसिंग को जो वो एक्टिव रखा गया है। चाइना का जो कस्टम है वो बिल्कुल जो है वो साथ मौजूद है। आगे तोरगम एक इनका इलाका आता है जो कि तकरीबन जो है वो 150 किलोमीटर आगे है। और पाकिस्तान की तरफ अगर हम जाएं तो पाकिस्तान की तरफ जो इलाका है वो यहाँ से जब आगे जाते हैं तो ये जो रोड है ये सीधी जो है वो सुस्त जाती है। सुस्त जो है लगभग 70 किलोमीटर दूर है और वहां पर पाकिस्तान की पोर्ट भी बनाई गई है और साथ ही साथ जो है वो वहां पर कस्टम भी है। अब ये खुजरात जो है ये बड़ा खूबसूरत इलाका है। ग्लेशियर्स हैं, मैदान भी, मैदानी इलाका भी है और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान और चीन की जो फोर्सेस मौजूद हैं यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। फाइबर ऑप्टिक का बिछाने का काम जो है वो साथ साथ किया जा रहा है। तो ये बड़ा सीनिक भी है मगर यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज्यादा है। देखिए पहाड़ों पर जो है वो अभी भी ये बर्फ जमी हुई है और ये कुछ ही देर तक जो है वो ये कुछ माह तक ये बॉर्डर क्रॉसिंग खुली रहेगी। उसके बाद इस बॉर्डर क्रॉसिंग को जो है वो बंद हो जाना है। बहरहाल खुजरात के हवाले से तो मैंने आपको बताया पाक चीन इक्तिसादी राहदारी जैसे कि आपको पता है इसके मल्टीपल रूट्स हैं। ये जो रूट्स हैं ये मुख्तलिफ इलाकों से गुजरे। मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से, मगर सिर्फ इतना कि इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। तो आज के प्रोग्राम में हमें ये बात करनी है कि जहां ये प्रोजेक्ट जो है वो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, तो ये जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का, क्या इसके लिए भी ये गेम चेंजर है या नहीं, और अगर है तो किस तरह से इस इलाके के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कितना फायदा हो रहा है। यहाँ पर हम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में यहीं से खुजरात से अपने सफर का आगाज करेंगे। कुछ आपको दिखाएंगे ये जो पूरा रूट है गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से गुजरता है। फिर ताजरों से बात होगी, यहाँ पर हम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे कि वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में हम आपको गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बात भी सुनाएंगे पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से, और फिर देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है ये इस खित्ते के लिए कितना अहम है। अभी हमने अपने इस सफर का आगाज इस सड़क पर किया तो साथ ही जो है वो कराकरम सिक्योरिटी फोर्स जिसे KSF कहा जाता है उसकी एक चेक पोस्ट है और वो मैं समझता हूँ आपको दिखाना जरा बड़ा जरूरी है कि इस वक्त यहाँ पर जो है वो क्या सेटअप है। एक तो पहले तो ये फैसिनेटिंग मंजर है कि यहाँ पर इतनी हाईएस्ट, मैंने पहले आपको बताया कि हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग है और उस पर आपको एक ATM नजर आ जाती है और यहाँ से आप पैसे भी निकलवा सकते हैं और इस पर लिखा भी है कि हाईएस्ट ATM जो है वो इज इन पाकिस्तान। दूसरा ये चेक पोस्ट यहाँ पर बनाई गई है और KSF इतनी हाइट पर यहाँ पर ड्यूटी देना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर अभी इस वक्त खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है मगर इसके बावजूद यहाँ पर जो है वो जवान जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। मेरे साथ KSF के जो इंस्पेक्टर हैं राजा हामिद साहब जो है वो मौजूद हैं। हामिद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो है वो एक तो ये कि आप हमें आगे तक भी लेके गए और दूसरा फिर यहाँ पर आप ड्यूटी दे रहे हैं, ये कितना मुश्किल काम है आप लोगों के लिए, कितना बड़ा चैलेंज है यहाँ पर जवानों को रखना। यहाँ आप खुद देख रहे हैं इस वक्त जो सर्दी है, कितनी सर्दी है, ठीक है कि नहीं। यहाँ की हाइट जो है 2016 फीट है, 16,002 फीट। तो जबकि यहाँ हमारे जवान हफ्तेवार चेंज होते हैं, हफ्ते से ज्यादा नहीं बैठ सकते। हर हफ्ते यहाँ पर जो है वो आपको अपनी नफरी बदलनी पड़ती है हर हफ्ते। उसकी वजह से यहाँ हाइट है, ऑक्सीजन की वजह से यहाँ बहुत इनके ऊपर असर होता है, सर में दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से ये हफ्तेवार हम इनको चेंज करते हैं। अच्छा, और कितनी नफरी है जो कि आपकी यहाँ पर मौजूद रहती है? SI होता है, एक हवलदार, उसके साथ 4 जवान होते हैं। अच्छा,
اور پھر یہاں پر رہنا، یہاں پر جو ہے وہ ٹائم گزارنا ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے؟ مشکل تو ہے، آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہت مشکل ہوتا تھا. یہ جب سے عطاباد جھیل ختم ہوئی ہے ٹورسٹ کا آمد زیادہ ہوتا ہے. ڈیلی کم سے کم 200-300 گاڑیوں کا انٹری ہوتی ہے یہاں، جس کی وجہ سے ٹائم شام تک اسی طرح گزر جاتا ہے. تو زیادہ بھی یہاں پر ٹورسٹ آ رہے ہیں؟ ٹورسٹ آ رہے ہیں پاکستان کے، پاکستانی باہر ملک کے بھی، فارسٹ بھی. اب کیونکہ ہم پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اب تو کہا جا رہا ہے یہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، بڑی گاڑیاں آئیں گی. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹریفک میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، بارڈر کراسنگ جو کرتی ہیں گاڑیاں؟ بارڈر کراسنگ کو جو خاص معمول جو پہلے تھا وہی ہو رہا ہے. اب اسی پہ کیا ہو رہا ہے، ابھی کوئی ایسی ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی ہے. اس سلسلے میں 14 تاریخ کو ریلی آ رہی ہے چائنا سے، تو 14 تاریخ کو ان کو ہم طرف. باقی پاکستانی فارنرز کا بہت بڑا رش ہے، ڈیلی 300-400 گاڑیوں کی انٹری ہوتی ہے. ابھی یہ کچھ محرم کی وجہ سے ان کی انٹری کچھ کم ہوئی ہے، اس سے پہلے ڈیلی 300 گاڑیاں، جبکہ جولائی اگست میں تقریباً 800 گاڑیوں تک کی انٹری ہوئی ہے. کس مہینے تک یہ بارڈر کراسنگ کھلی رہتی ہے؟ یہ بارڈر جو ہے آنا جانا جو ہے لاسٹ نومبر بند ہوتا ہے، لیکن ٹورسٹ جو ہے سردیوں میں بھی آتے ہیں. ہاں سردیوں میں بھی آتے ہیں. اور پھر نومبر میں بند ہونے کے بعد پھر کھلتا کب؟ کھلتا 1 اپریل کو ہے. 1 اپریل تو لاسٹ نومبر. اور یہ آپ کی جو ہے وہ پوسٹ ہے. میں ذرا چلیں آگے آئیں، ذرا آپ کے جوانوں سے بھی ہم چاہتے ہیں ذرا بات کر لیں. وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے یہاں پر ڈیوٹی دینا. السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، ایک صحیح ہیں جی آپ؟ جی میں کیسا کام ہے یہ یہاں پر ڈیوٹی دینا؟ یہاں پر جو ہے اتنی سردی میں، ابھی تو ہوا بھی بڑی سخت چل رہی ہے، تو ہاتھ اور خون جم جاتے ہیں. سر آپ نے خود دیکھا یہاں پہ آ کے، یہاں پہ بہت ہی سردی لگتی ہے، بہت سردی پڑ رہی ہے. اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے سردی یا گرمی سے ہمارے کوئی واسطہ نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے. جہاں بھی اس سے زیادہ ہائٹ پہ بھی ہم اپنی سرکاری 10 طریقے سے کر رہے ہیں، اپنے سر انجام دے رہے ہیں سر ڈیوٹی. اور سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے بھی تیار ہے یہاں سے؟ ہم بالکل سر ہم وقت تیار ہیں، کیونکہ یہاں سے تو شروع ہونی ہے نا. جی سر، یہاں سی پیک کی گاڑیاں تھی، یہ محرم ڈیوٹی پہ ساری گلگت کلوز کی ہیں. باقاعدہ ہر 30 کلومیٹر پہ ایک سی پیک کی گاڑی ہے، وہ گلگت میں ڈیوٹیوں کو لگے ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ جی راجہ حامد صاحب، اسحاق صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی. آپ لوگوں کا بھی جی، یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو ہم نے آپ کو پوسٹ دکھانا میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ یہاں پر اب اس راہداری، اس روٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پھر یہاں پر کوششیں کیا ہیں. تو آئیے بہرحال سفر کا آغاز کرتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت سینک منظر ہے جاتے ہوئے، اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے، اور پھر ہم باقی لوگوں سے بھی آپ کی پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے ان کی رائے وہ کیا کہتے ہیں اور اس خطے کے لیے کتنی اہم ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہم اب اس وقت سوس پہنچے ہیں، اور یہ پہلا پڑاؤ ہوتا ہے. اگر خنجراب سے چلا جائے جو کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے پاک چین اقتصادی راہداری کا، تو وہاں سے آتے ہوئے یہ سوس کی انٹرنس ہے، اور انٹرنس پر ہی ایک کسٹمز کی چیک پوسٹ ہے. اور کسٹمز کے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ بھئی جو بھی وہاں سے آئے گا اس کی انٹری جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ آگے جانے دیا جاتا ہے. ابھی ہم ذرا شہر کے اندر چلتے ہیں. بہت شکریہ جی. شہر کے اندر چلتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ذرا بات ہو جائے اس شہر کے لوگوں سے، کیونکہ یہاں پر ایک ڈرائی پورٹ بھی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شہر ہے، کیونکہ یہ پہلا پڑاؤ ہے، جتنا بزنس یہاں پر ملے گا، جو بھی وہاں سے آئے گا وہ یہاں سے ضرور گزرے گا. تو آئیے شہر میں جاتے ہیں، بازار میں کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس منصوبے پر، پاک چین اقتصادی راہداری پر کیا کہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، جب یہ روٹ، جب یہاں پر گاڑیاں آئیں گی اور جب یہاں سے ٹریفک پوری طرح سے ہوگی، تو کیا فرق پڑے گا اس علاقے پہ؟ سب سے پہلے ایسا ہے کہ ٹورزم تو بڑھ رہا ہے اس وقت، پہلے ایسے نہیں تھے، اب بہت بڑھ رہے ہیں. کاروبار تو ضرور بڑھے گا، لیکن حکومت پاکستان ہمارے لیے کوئی خاص وہ نہیں رکھا ہے یہاں پر، یا سافٹ لون ملے
या हर आदमी, गरीब आदमी कारोबार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हाई लेवल के लोग आएंगे, अच्छा बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े लोग कारोबार करेंगे, लेकिन हमारे बस में नहीं कि हम लोग इधर कारोबार कर सकें। ट्रांसपोर्ट ऑफिस चलाते हैं, तो आपके पास यहाँ से जो जाने वाले आने वाले लोग हैं उनकी तादाद भी बढ़ गई? जी सर, बहुत बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? का नाम जी? तैफूर हयात। साहब आप मकामी हैं यहाँ के? जी जी, यहाँ के मकामी हैं। आप क्या समझते हैं यहाँ पर आना जाना लोगों का बढ़ गया, उससे कोई फर्क पड़ रहा है इस शहर पे, सोच पे? जी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। कारोबार के हवाले से भी फर्क पड़ रहा है? जी जी, कारोबार के हवाले से इस साल तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तवक्को क्या है कि जब ये प्रोजेक्ट अगर पूरी तरह से जब चलेगा तो उस वक्त लोगों की यहाँ पर तवक्को क्या है? यहाँ के लोगों की सोच ये है कि अगर ये सी पैक के हवाले से यहाँ पे बिजनेस का रश होगा तो इंशाल्लाह ये सोच तो, और इसका ये गिलगित बल्तिस्तान का बिजनेस हब होगा, और इससे जो है यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोगों का सोच, लोगों का ख्याल इसी हवाले से है। और लोकल टूरिज्म जो है उस हवाले से बताइएगा आप, क्योंकि आपने रोड का जिक्र किया, तो अब रोड अगर बनी हुई है तो उसमें भी कुछ इजाफा हुआ है? लोकल टूरिज्म के हवाले से ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के कराची से, पंजाब से और मुख्तलिफ जगहों से इस साल, चूँकि अताबाद जो लेक बना था उसके बाद रोड इस साल बनी थी, पिछले साल सर्दियों में स्टार्ट हुई थी, तो इस साल लोकल टूरिज्म बहुत उनका फ्लो था, और उनकी वजह से यहाँ पे कारोबारी हवाले से काफ़ी अच्छे रहा ये साल, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा साल फिर इससे बेहतर होगा। तो लोकल टूरिज्म से यहाँ के लोगों को गिलगित बल्तिस्तान में बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसमें मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में ख़ासकर होटलिंग के हवाले से जो है लोगों को फाइनेंस करे, तो लोग होटल बना लें। ये रोड बनने से कोई फर्क पड़ा है अभी, कोई ट्रैफिक यहाँ पे लोगों के आने जाने के हवाले से? लोकल विजिटर्स आ रहे हैं, उनका आना जाना हो रहा है जी। यहाँ पे कारोबार पे भी कोई फर्क पड़ा है? हाँ जी, कारोबार पे भी फर्क आ रहा है, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसका इन्हिसार पाक चीन इक्तसादी राहदारी पर होगा, और पाक चीन इक्तसादी राहदारी, जैसे कि मैंने पहले बात की, ये गिलगित मेन स्पॉट है, मेन जगह है, शहर है जहां से जो है वो गुजरना है। तो मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहां पर गिलगित की मईशत का इन्हिसार है। ये NLI मार्केट है और ये गिलगित की मरकजी मार्केट है। शहर के जितने बड़े ताजिर हैं, जितने बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर कारोबार बड़ा भरपूर होता है। तो पाक चीन इक्तसादी राहदारी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की जो ताजिर कम्युनिटी है उसका नुक्ता नजर जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इस सारे प्रोजेक्ट को किस तरह से देखती है। आया सी पैक के आने से इनके कारोबार पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और हमने सोचा कुछ यहाँ पर जो ताजिर कम्युनिटी मौजूद है उनको इकट्ठा किया जाए, उनसे, उनके लोगों से जो है वो बात की जाए और उनके सामने ये सवालात रखे जाए। मेरे साथ जो लोग मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। जावेद हुसैन साहब प्रेसिडेंट रह चुके हैं गिलगित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और ट्रेडर एसोसिएशन जो है उसके चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। उनके साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। सलीम साहब की ही बेसिकली ये शॉप है जिसके सामने हम बैठे हुए हैं, यहाँ के जो है वो बिजनेसमैन है। बहुत शुक्रिया जी आपका। और साथ मौजूद हैं सैफुद्दीन साहब। सैफुद्दीन साहब जो है वो यहाँ के ट्रेडर हैं, जेम स्टोन्स का जो है वो काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमारे लिए, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, कारोबार छोड़ के जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं जावेद साहब आपसे आगाज करूंगा, फर्क पड़ेगा यहाँ पर जब इतनी बड़ी बात करते हैं, पाक चीन इक्तसादी राहदारी, इतनी ट्रेड होनी है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, और जो भी चीजें वो गुजरनी यहाँ से ही है, तो फर्क पड़ेगा आपको लगता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इक्तसादी राहदारी एक नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा बिजनेस का नाम है जो चाइना से वाया खुंजरा गवादर को टच करेगा, उसके बाद यूरोपियन कंट्री के जितने मार्केट्स हैं वहाँ पर इस माल ने जाना है। इससे मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों की भी मैशियत बेहतर होगी और यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। तो आपको लगता है जो आपका एक्सेस था यहाँ से, जो वो इस्लामाबाद पिंडी तक के रास्ते थे, वो भी जो है वो आसान हो जाएंगे और उससे भी जो है वो कारोबार बिल्कुल होगा। और मैं कहता हूँ कि ये एक कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन है GB और पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी राहदारी, इसका मुकम्मल होना हमारी बका है और हमारे फायदे में है। ठीक है, राइट। मैं सलीम साहब आपसे आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है जो एक दुकानदार है वो क्या सोचता है इस प्रोजेक्ट से, तवक्कुआत क्या है लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे तो बहुत ज़्यादा हमारे तवक्कुआत है इस प्रोजेक्ट से। इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म साहब और हुसैन साहब की काविशों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है।
तो अभी स्टार्टिंग तो नहीं है इस प्रोजेक्ट की, फिर भी अभी मतलब बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, नहीं चाइना के साथ हमारी बड़ी ट्रेड होती है, तो मार्केट पर इसके कोई असरात कोई जाहिर होना शुरू हुए हैं या अभी जो है वो आप कहेंगे ये अभी बड़ा कबल वक्त है ये चीज पूछना? नहीं, अभी से ही बिल्कुल ये असरात स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा। और काफी डाउन से लोग भी आ रहे हैं हमारे इधर गिलगित बल्तिस्तान, तो सेहत भी काफी डेवलप होगी क्योंकि मतलब पब्लिसिटी। अच्छा, इसके वजह से हमारे एरिया की पब्लिसिटी हो गई और टूरिस्ट इस मरतबा कोई बेहतरी हुई है? बहुत अभी कहा जा रहा है कि सड़कें बन गई हैं, आने जाने के जो है वो रास्ते जो है वो आसान हो गए। नहीं, बहुत बेहतरी हो गई। पिछले साल कुछ काफी आए थे, इस साल तो इतने टूरिस्ट आ गए कि मतलब यहाँ पे होटलिंग इंडस्ट्री दोबारा डेवलप हो गई गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक, राइट। जब आपको क्या लगता है सैफुद्दीन साहब, कितना फर्क पड़ेगा कारोबार के ऊपर जब हम ये कहते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर कंटेनर्स और ट्रक गुजरेंगे और ये बुनियादी मेन राहदारी जो है वो यही होगी? देखिए जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, इतना दूर से आप यहाँ आए और अच्छा, हमें सुनने के लिए। और फिर जरूरी है जी आप लोगों की बात सुनना, जहरी बात है जब हम इतने बड़े मंसूबे की बात करते हैं तो शुरू तो यहीं से होना है। बेसिकली आपको पता है चाइना और पाकिस्तान के लिए ये मेजर और लास्ट प्रोजेक्ट है, मेजर और लास्ट प्रोजेक्ट है और जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है, सुस से। और इस हवाले से मैं स्पेशली अपने जो मिनरल्स और जेम्स के हवाले से बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान जो है 5वां नंबर पर है दुनिया में जेम्स मिनरल के हवाले से, इतने बड़े पोटेंशियल है यहाँ। तो हम सोच रहे थे क्या यहाँ फ्यूचर में कोई इंडस्ट्री डेवलप होगी। ठीक, तो ये हमारे लिए एक नादिर मौका है सीपेक के हवाले से, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर आएंगे और यहाँ जो है ना बड़े इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है और फिर जो इधर से ही एक्सपोर्ट हो सकता है। अच्छा। और फिर ये जो सीपेक के हवाले से आपको पता है जहाँ भी इस तरह का प्रोजेक्ट जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ लोग बड़े दिलचस्पी लेते हैं और यहाँ फिर फ्यूचर में जो है मादनियात के डेवलपमेंट के साथ मादनियात की इंडस्ट्री। तो आपको लगता है ये बड़ा एक अच्छा मौका है इस इंडस्ट्री को डेवलप करने का और इससे फिर फायदा उठाने का? बिल्कुल। इसके साथ फिर मैंने सुना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 40,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। तो बिजनेस कम्युनिटी इस सारे को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रही है। जावेद साहब, क्या कोई ताजिर बरादरी समझती है कि क्या कुछ किया जा सकता है ताकि मजीद बेहतरी हो, इन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके, जो भी तवक्कुआत है लोगों की यहाँ पर? देखें कि सीपेक के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने सिंकियांग प्रोविंस के अंदर जितने इंडस्ट्रीज थे इनर चाइना में उनको सिंकियांग प्रोविंस में लाया। सिंकियांग प्रोविंस मीन्स ये हमारे बॉर्डर के साथ लगती हैं, जो दूसरी हमारे पंजाब के जो उस तरफ हैं। उन्होंने इंसेंटिव्स दिए वहाँ के ताजिरों को इस वजह से, ताकि हम क्योंकि जब EU हांजू और शंघाई से फैक्ट्रियाँ लेकर जब सिंकियांग में आएंगे तो उनको बड़े इंसेंटिव्स दिए हैं। उनके 10-10 साल के जो है ना बिजली के बिल्स, उनके टैक्सेस, उनके दुकानों के किराए फ्री किए हैं। अब यहाँ सवाल ये होता है कि इससे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लिए कोई ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएं, इसको टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर करें। सलीम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो लोग हैं आप लोगों की, क्योंकि उनसे इंटरेक्शन भी रहती है, लोगों का इस पर नुक्ता नज़र क्या है? इस मंसूबे को, इन सारी चीज़ों को, इन डेवलपमेंट्स को जो है वो किस तरह से देख रहे हैं? लोग तो बहुत अच्छा देख रहे हैं क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान से गुजर के जा रहा है इतना बड़ा प्रोजेक्ट। अगर टैक्स फ्री जोन बनाया जाए तो ये आपको लगता है ये ताजिरों के लिए बड़ा जरूरी है? टैक्स फ्री जोन वाला बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं सैफुद्दीन साहब आपसे जानना चाहता हूँ क्या कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे और भी लोगों से हमने बात की है इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करने के लिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस मंसूबे से यहाँ के लोग जो है वो मुस्तफीद हो सके। सबसे पहले तो देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये चाइना में एक एग्जीबिशन होता था, शुरू में बहुत कम लोग आते थे। इसी तरह यहाँ भी जो है ना फ्यूचर में एक ट्रेड एग्जीबिशन कराए, गवर्नमेंट ट्रेड एग्जीबिशन कराए, यहाँ लोगों को एक्सेस दे दें और फॉरेन कंट्रीज से यहाँ लोगों को एक्सेस दे दे। वो यहाँ आके अपना प्रोडक्ट देख सकते हैं, यहाँ के मौके देख सकते हैं कि वो किस तरह का कारोबार कर सकते हैं।
तो उसके साथ जो है फिर वो लोग यहाँ आएंगे, सरमायाकारी होगी, तो यहाँ के लोगों को बड़े फायदे ये होंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, रोजगार के जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिल सकते हैं। ये लोगों में अवेयरनेस है इतनी जावेद साहब? मैं क्योंकि जब हम साजिशों की बात करते हैं, जब हम बाहर से इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो कहते हैं कि क्यों पाकिस्तान का तो डायरेक्ट फिर कंपटीशन जो है वो दीगर मुल्कों से भी है। ये चीजें हैं, लोगों में इतनी अवेयरनेस है। मैं ये एक बात क्लियर करूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये याद रखें कि कोई एनडीए के हिमायती नहीं है, साजिश वो कर रहा है। तो ये जो फिर नाम लेते हैं तकरीरों में, देखें उनका नाम लेना ये थोड़ी हमारी अपनी गलती है। क्यों? 68 सालों से इसको खुद एक जगह पर आपने रखा तो दुश्मन इस पर अंगुली उठाएगा, लेकिन मौका हमने दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी का जो बयान है उससे गिलगित बल्तिस्तान के, मैं कहता हूँ इशारे 1% भी कोई ऐसा बंदा नहीं जो उसकी बयान की हिमायत करे। राइट, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जावेद साहब, सलीम साहब, सैफुद्दीन साहब, और आपकी मेहमान नवाजी का भी बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है ये ताजे तबका जो है ये सबसे अहम है, क्योंकि जब हम किसी प्रोजेक्ट के हवाले से ये बात करते हैं कि ये एक मुआशी प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले जो है वो ये देखना चाहिए कि आया उस प्रोजेक्ट का उस शहर में रहने वाले, उस इलाके में रहने वाले जो ताजिर हैं, क्या उन पर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। इस चीज पर इन ताजिरों का भी कंसेंसस है कि ये एक मौका है और इसे जितना भी ज्यादा फायदा हम उठा सके, हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। ये हमारे लिए भी बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है और खासतौर पर इस इलाके के लिए बेहतर है। मैं इस वक्त गिलगित में मौजूद हूं और बड़ा ये जबरदस्त स्पॉट है। मेरे पीछे आप दरिया गिलगित देख रहे हैं, ये कुछ दूर आगे जाकर दरिया सिंध में जो है वो शामिल हो जाता है। और आज मौसम भी बड़ा जबरदस्त है, गिलगित का धूप निकली हुई है और ऐसे में कुछ लोगों को मैंने अपने साथ इकट्ठा किया ताकि उनसे बात की जा सके जो सीपैक के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी उनका मैं तारुफ करा दूं। मगर यहाँ पर कुछ सवालात जो कि बड़े ही अहम हैं, वो एक तो ये कि सीपैक से गिलगित बल्तिस्तान में क्या फर्क पड़ रहा है, इस पूरे इलाके की जो है वो सिचुएशन किस हद तक तब्दील होगी। दूसरा जो अहम सवाल है कि वो इस इलाके के मसाइल क्या है, क्योंकि अब ये मेन गुजरगाह बनने वाली सीपैक को हम गेम चेंजर कह रहे हैं। तो उस गेम चेंजर ने जिस इलाके से शुरू होना है, जिस इलाके से उसने गुजरना है, वहां पर जो है वो वहां उन इलाकों के मसाइल क्या। और फिर तीसरा कि क्या गिलगित बल्तिस्तान को वो अहमियत दी जा रही है जो इसको दी जानी चाहिए, खासतौर पर सीपैक के तनाजुर में। मैं इन्हीं सवालात के जवाब जानूंगा। कुछ लोकल जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है, उनका मैं तारुफ करा दूं। सरारुद्दीन इशरात साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। इशरात साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शब्बीर मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट, शब्बीर मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ईसा हलीम साहब अगेन सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया आपका भी। और अब्दुर्रहमान बुखारी साहब, ये आज न्यूज़ के हमारे यहाँ पर जो है वो रिपोर्टर हैं। अब्दुर्रहमान आपका बहुत शुक्रिया। मैं इशरात साहब आपसे आगाज करूंगा। पहला तो एक सवाल, इस खित्ते के लिए सीपैक का यहाँ से गुजरना, यहाँ से शुरू होना और कितना अहम है इस इलाके के लिए अगर हम बात करें। बहुत शुक्रिया रहमान अजहर साहब, एक तो हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ लाए हैं और इस इंतहाई अहम मौजू पे बात करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। हमारा पहला गिला तो ये रहता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की कवरेज कम। चले वो आपका मीडिया का बाकी तो नहीं, हमने तो आपका गिला किसी हद तक दूर किया, आपने हमारा गिला दूर किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान सेंट्रल एशिया और यूरोप के दरमियान गेटवे समझा जाता था हिस्टोरिकली हम देखते हैं तो। और पुराने ज़माने में आज जिसको हम सीपैक कहते हैं, इसका नाम शाहराह रेशिम था जो यहाँ से गुजरता था। इसकी अहमियत उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी और आज तो सीपैक की वजह से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये लोग बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझते हैं कि सीपैक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे एक माशी इनकलाब आएगा। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि इस बड़े प्रोजेक्ट में, चूंकि माजी में इस एरिया को थोड़ा नज़रअंदाज किया गया कि इस प्रोजेक्ट में हमारा हिस्सा होना चाहिए और हम इससे फायदा उठा सकें। नहीं, वो हमारे दुश्मन मुल्क कहते हैं कि यहाँ से तो लोग जो है वो उन्हें पता नहीं बुला रहे हैं। तो मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई चीज है? बिल्कुल गलत बात है, ये मोदी साहब की बटके हैं, वो अपनी तरफ से अपने आप को खुश करने के लिए ये बात करते हैं। ऐसी कोई तहरीक का यहाँ पे वजूद नहीं है। मैं जरा शब्बीर मीर साहब आपसे जानना चाहता हूँ,
इस प्रोजेक्ट को लोग किस तरह से देख रहे हैं, कितना अहम है, लोगों का भी इससे तवक्कुआत क्या है, किस तरह से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं? देखिए जी, प्रोजेक्ट तो बहुत अहम है और लोगों की इसी वजह से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। इसकी वजह जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तकरीबन 450 किलोमीटर का एरिया पड़ता है जिसमें से सीपेक ने गुजरना है। ये पूरा जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरेगा, से पंजाब से आगे तक, पंजाब से लेके पूरे गिलगित बल्तिस्तान से 450 किलोमीटर का ये एरिया है, ये बताया जा रहा है। तो अब इतना ज़्यादा किसी और सूबे से मेरा नहीं ख्याल है कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस किसी से ये सीपेक गुजर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे लोगों की तवक्कुआत भी ज़्यादा हैं और जब तवक्कुआत ज़्यादा हैं तो फिर इसी हिसाब से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें बताया जाए कि क्या आप हमें क्या दे रहे हैं। हम तो 450 किलोमीटर आपको दे रहे हैं, लेकिन अभी तक यही सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे हम जर्नलिस्ट हैं, हमें नहीं पता है कि गिलगित बल्तिस्तान को क्या दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है। आम आवाम को नहीं पता है, हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं पता है। हम सब अजम्पशंस के ऊपर बात करते हैं। मैं ईसा साहब आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कदम और क्या इक़दामात हमें करने चाहिए ताकि गिलगित बल्तिस्तान को वो अहमियत मिल सके जो कि इसे मिलनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के तनाजुर में? रहमान साहब, सबसे पहली बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान को अब वो वक्त आ चुका है, मज़ीद इसमें ताख़ीर कौमी मफाद में नहीं होगा कि 70 साल तक ये खित्ता आईनी हुकूक से महरूम रहा है और अब मैं ये समझता हूँ कि 70 साल बाद भी अगर इस खित्ते को कौमी धारे में शामिल नहीं किया जाता है, इसको बाकायदा एक सूबा की शक्ल नहीं दी जाती, तो यहाँ के जो लोग हैं वो मायूस हो जाएंगे और उस मायूसी से हमारा दुश्मन इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले आईनी पहचान मिलनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे जो गुर्बत है वो गुर्बत मैं ये समझता हूँ पंजाब सिंध सरहद और KPK से ज़्यादा है और यहाँ जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी और उसका कुछ किया जाना चाहिए। मैं अब्दुल रहमान आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें सेंटिमेंट यहाँ से मिला कि बहुत कुछ करने वाला है और तवक्कुआत लोगों की बहुत ज्यादा है। अब ये जो तवक्कुआत है ये शुरू से क्यों नहीं इनको एड्रेस किया गया, इन तहफ़्फ़ुज़ात को? ये काम यहाँ पर क्यों नहीं हुआ उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था? जी, ये हमारी बदकिस्मती है कि ये खित्ता जो है हमारी हुक्मरानों की नज़रों से भी ओझल रहा है। इस्लामाबाद में बैठे हुए अहबाब जो शायद कभी यहाँ ना आए हो, उन्हें इस खित्ते की अहमियत का, यहाँ के लोगों के मसाइल का उस तरह से एहसास नहीं हो पाता है। तो जैसे जैसे आज़ादी के बाद से वक्त गुजरता गया, मुख्तलिफ दौर हुकूमतों ने यहाँ इस्लाहात लाने की कोशिश की। अब ये इस स्टेज पर आ चुका है ये मसला कि अब बिला ताख़ीर जो है यहाँ के खित्ते का जो सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ के के हैसियत का तयन है, आईनी हैसियत का तयन करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपके आईनी हैसियत का तयन हो जाए, यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जो हुकूक बलोचियों को हासिल हैं, जो सिंधियों को हासिल हैं, जो KPK और पंजाब के रहने वालों को हासिल है, वही हुकूक हमें भी मिलने चाहिए। शबीर मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इसरार साहब आपका बहुत शुक्रिया, ईसा हलीम साहब और अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये वो जगह है जहां से ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और यहाँ पर जो कुछ होगा, यहाँ इस खित्ते की जिस तरह से हालत जो है वो बदलेगी, वही तयन करेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कितना कामयाब रहता है या नहीं। जब हम पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि इस मंसूबे से, इस गेम चेंजर मंसूबे से क्या गिलगित बल्तिस्तान की गेम चेंज होगी या नहीं, तो बड़ा जरूरी है कि तवक्कुआत के हवाले से बात की जाए, फिर कैपेसिटी के हवाले से बात की जाए और फिर ये भी बात की जाए कि क्या किया जा सकता है। और इन्हीं चीजों पर बात करने के लिए जो प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब हाफिज हफीजुर रहमान साहब। हफीजुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आगाज करना चाहूंगा, इस मंसूबे के हवाले से हम बहुत बात करते हैं, मगर आपकी नजर में इस मंसूबे का गिलगित बल्तिस्तान को क्या फायदा है? इस मंसूबे से गिलगित बल्तिस्तान पर क्या फर्क पड़ेगा? रहमान साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं इस मौजू पे बात करने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये जो मंसूबा है ये पाकिस्तान के लिए तो कहा जाता है कि गेम चेंजर है, बल्कि पूरे इस रीजन के लिए है। गिलगित बल्तिस्तान में तो इस मंसूबे की बड़ी अहमियत है। आप देखें कि हमने इस इलेक्शन में इस मंसूबे को सेल किया था कि रोड्स बनेंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो लोगों ने हमें 2/3 मेजॉरिटी दी थी।
اب آپ کا جو ایگزسٹنگ KKH ہے یہ خنجراب سے لے کے رائکوٹ تک کمپلیٹ ہو چکا ہے سیکشن. رائکوٹ تا بشام سیکشن پہ کام ہو رہا ہے, بشام تا تھاکوٹ سیکشن پہ کام ہو رہا ہے, تھاکوٹ تا حویلیاں سیکشن پہ کام ہو رہا ہے. اگر یہ کمپلیٹ 2017-18 تک امید ہے کہ یہ جو سیکشن ہے رائکوٹ والا اور حویلیاں تک اور پھر برہان موٹر وے تک جا کے یہ لنک ہوگا, تو یہ KKH کے اوپر اس وقت 13.5 گھنٹے کا سفر ہے, وہ کم ہو کے آپ کا بن جائے گا 11 گھنٹے. اچھا, اب آپ نے ان منصوبوں کا ذکر کیا, جس طرح سے کام چل رہا ہے, آپ مطمئن ہیں ان مختلف انٹرسیکشنز پہ جس طرح سے کام ہو رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کام کی رفتار جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کام کی رفتار میں اور تیزی ہونی چاہیے, اور چونکہ ہمیں ان سڑکوں کی اہمیت کا اندازہ ہے. اب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد جو لیفٹ اوور ڈسٹرکٹ ہے ہمارے, بالفرض بلتستان ڈویژن ہے جس میں 4 ڈسٹرکٹ ہیں ہمارے, وہاں پہ اس وقت آپ کا جو ہے وہ 5.5 گھنٹے سے 7 گھنٹے کا سفر ہے. بڑا ڈینجر قسم کا جو ہے وہ روڈ ہے. ہم نے الیکشن میں وعدہ کیا تھا ہم اس کو جو ہے وہ NHA سے بنوائیں گے, جدید ترین سڑک بنوائیں گے. تو جب یہ روڈ بن جائے گی وہ 4 ڈسٹرکٹ آپ کی مین KKH سے لنک ہو جائیں گے ایک بہترین ایکسپریس وے کے ذریعے سے, اور اس وقت 7.5 گھنٹے کا سفر ہے, اس سڑک کے بننے کے بعد 3.5 گھنٹے کا سفر. مگر اب مجھے یہ چیز سمجھائیے, ہم نے کچھ لوگوں سے بھی بات کی, پھر بھی کچھ لوگوں کے تحفظات کیوں ہیں کہ سی پیک میں انہیں کچھ مل نہیں رہا, یا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے اس علاقے کے لیے, یہ پھر لوگوں میں تاثر کیوں پایا جاتا ہے؟ دیکھیں, سی پیک کے 2 ہی کمپوننٹ ہیں شارٹ ٹرم میں. آپ کا فرسٹ کمپوننٹ ہے روڈ کنیکٹیوٹی کا ہے, پورے ملک میں بن رہے ہیں روڈ, ہمارے ہاں بھی بن رہے ہیں. دوسرا جو ہے اس میں شارٹ ٹرم پاور منصوبے ہیں, انرجی کے جو پروجیکٹ, اور وہ شارٹ ٹرم ہیں سارے. گلگت بلتستان میں ہمارے پاور کے منصوبے ہیں, لیکن اس سی پیک میں اس وقت شارٹ ٹرم میں وہ نہیں آ سکے ہیں, اس وجہ سے کہ کوئی بھی ہائیڈل منصوبہ جو ہے 2-4 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوتا. پھر گلگت بلتستان میں جو پرابلم, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرا خیال ہے جی, گلگت بلتستان میں 40,000 میگا واٹ کا پوٹینشل ہے ہائیڈرو آئیڈینٹیفائیڈ, جو GIZ اور وابڈا کا سروے ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ رحمان صاحب بہت سے دوست سمجھتے ہیں کہ شاید 40,000 میگا واٹ ہے تو کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے. ہم یہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ GB ایک ایسا علاقہ ہے صوبہ جو نیشنل گرڈ سے منسلک نہیں ہے. اس وقت GB میں آپ کو یہ جو بجلی نظر آ رہی ہے یہ ہماری اپنی پیداوار ہے, نیشنل گرڈ سے ہم 1 میگا واٹ نہیں لے رہے. پھر صوبے میں ریجنل گرڈ بھی نہیں ہے. اب ہماری ترجیح یہ ہے کہ GB کو سب سے پہلے ریجنل گرڈ میں منسلک کیا جائے. اب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اب GB کو آپ ریجنل گرڈ ہم 3 سال میں اگر کمپلیٹ کرتے ہیں تو جب نیشنل گرڈ آئے گا تو یہ ریجنل گرڈ آٹومیٹکلی نیشنل گرڈ سے منسلک ہوگا. اب یہ تو آپ بڑے پروجیکٹس کی بات کریں, مگر کیا چھوٹے پروجیکٹس نہیں لائے جا سکتے اگر ہم انرجی کے پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں؟ جی, انرجی کے اب دیکھیں نا, اس میں سی پیک میں 2 کمپوننٹ ہیں, ایک چائنیز کمپوننٹ ہے, ایک اپنا فیڈرل PSDP کا ہے. اب آپ کے مشرقی مغربی جو روٹس بن رہے ہیں وہ سارے تو آپ کے جو ہے وہ اس سے بن رہے ہیں آپ کے فیڈرل PSDP سے. وہ الگ بات ہے کہ چائنیز نے لون دیا ہے, PSDP کی اسکیمیں ہیں. ہماری جو بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جو PSDP سے بن رہے ہیں. جی, اب اسی PSDP سے GB کو آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ گزشتہ سال ہمارے GB کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, PSDP کا فیڈرل PSDP میں GB کے منصوبے تھے تقریباً 1.5 ارب کے. اس وقت اس سال آپ کو فیڈرل PSDP اٹھا کے دیکھیں 72 بلین کے منصوبے GB کے آگئے ہیں. تو یہ تاثر آپ کا کہنا ہے کہ یہ غلط ہے کہ کچھ نہیں مل رہا یا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اس سوال. ایک تو سی پیک کیونکہ یہاں سے روٹ گزرنا ہے, سیکیورٹی ایک بہت بڑا کنسرن ہے. سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے درمیان میں بڑے علاقے آتے ہیں, ہم نے سفر کیا خجرات سے گلگت تک کا, بڑے پیچز آتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ بالکل ویران علاقے ہیں, ٹیرین ایسا ہے. تو اس کے لیے کیا آپ کی کیا وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کیا اقدامات کر رہے ہیں, کس طرح سے یقینی بنائیں گے؟ ابھی ایک تو ہم نے تو فوری طور پر اپنے وسائل سے ایک فورس ریس کی جو سی پیک پیٹرولنگ فورس کہلاتی ہے. چائنیز گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو کچھ گاڑیاں دی تھی, یہ گلگت بلتستان نے کی. فیڈرل گورنمنٹ کو چائنیز گورنمنٹ نے کچھ گاڑیاں دی تھی سیکیورٹی کی. فیڈرل گورنمنٹ نے پھر ہمیں 25 گاڑیاں دی. اس میں الحمدللہ اس میں جو ہے وہ ٹریکرز لگے ہوئے ہیں, اس میں وائرلیس سسٹم ہے, اس میں جو ٹرین مین پاور جو ہے پولیس کی اس کی ہم نے آرمی سے ٹریننگ کروائی ہوئی ہے, اور ان کی ہم نے ہیلتھ کی بھی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے, فرسٹ ایڈ کی بھی, اور وہاں پہ آپ کی جو ہے فرسٹ ایڈ کی ساری کٹیں بھی موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں اوور آل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن GB کی جو گلوبل پیس انڈیکس میں آپ دیکھیں رپورٹ آئی ہے GB کے حوالے سے 100% پیسفل ایریا ڈکلیئر کیا گیا. اب ہمارے لیے چیلنج ہے اس کو سسٹین کرنا.
इसको पुरअमन माहौल, क्योंकि माजी में यहाँ धमाके सब कुछ जो है वो हो चुके हैं, हाँ, इस तरह के वाकयात होते रहे, और फिर अब मेरा ख्याल है नजरें भी बहुत सारी हैं इस इलाके के ऊपर, भी बढ़ गए हैं। और आप देख लें कि ये शहर एक महीना कर्फ्यू भी लगा रहा है यहाँ पे। अभी आज हमने जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो पहला इस्लामाबाद, दूसरा लाहौर, आज हमने और लाहौर ने साथ लॉन्च किया है। अब आपके इस छोटे से शहर में जो 2-2.5 लाख आबादी वाला शहर है, इसको 100% हमने आज कवर कर लिया है। इसमें पहली दफा इस सूबे में देखें, आपके पास कोई जैमर नहीं था, आपके सूबे में स्नेफर डॉग्स तक नहीं थे, इस सूबे में आपके पास सिरे से जो है वो नाइट विजन कैमरे नहीं थे। ये सारा 30 करोड़ का प्रोजेक्ट आज हमने लॉन्च किया, मीडिया ने खुद फिजिकली देखा। अब हफीजुर रहमान साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों का कंसर्न है यहाँ पर जो आईनी ढांचा जो है इस सूबे गिलगित बल्तिस्तान का जिस तरह से है, वो कहते हैं कि हमें मजीद नुमाइंदगी मिलनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। अब ये आपकी नजर में है, क्या ऐसा मुमकिन है, ये किया जा सकता है? देखिए, एक लोगों को हक हुक्मरानी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इंतजामी सतह पे तो इसका हल निकाला गया, जैसे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है, बाकी सूबों की तरह जो रूल्स ऑफ बिजनेस बाकी सूबों में है वो हमें भी दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है जिसका हमारी पार्टी ने, नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से पहले अनाउंस किया था, सरताज अजीज साहब की सरबराही में कमीशन बना है। पहली दफा जीबी का चीफ मिनिस्टर भी उस कमीशन का मेंबर है, जिसमें डिफेंस साइड के जितने भी अथॉरिटीज हैं वो सारे मौजूद हैं, और बड़ी कंप्लीट उस पर वर्किंग हुई है कि जीबी की गवर्नेंस को मजीद बेहतर कैसे किया जाए, इनकी फेडरेशन में इंतजामी सतह पे नुमाइंदगी कैसे बढ़ाई जाए। तो अब मैं चूंकि ऑन ओथ हूं, उसमें जो भी चीजें हुई हैं इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आपको मालूम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जीबी के जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, ठीक, नेशनल फाइनेंस कमिशन में, अच्छा, इरसा में, एनएफसी में भी आप चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन हो, हिस्सा मिले। अच्छा, इस वक्त तो आपको इन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए आइन के आर्टिकल 1 में तरमीम की जरूरत है। तो इस वक्त मसला कश्मीर जिस पोजीशन में है, ऐसे में फेडरेशन के लिए ये मुमकिन नहीं है। लोगों की सोच है, मेरी भी सोच है, सूबे की अक्सरियत की आवाम ये सोचते हैं कि हमें आईन पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। कोई यहाँ आईन से बाहर जाने की या पाकिस्तान से अलग होने की बात नहीं कर रहा। नहीं, वो मोदी साहब जिक्र कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है उस वजह से भी जो है वो बाज़ औक़ात बाहर ये तासुर जाता है जैसे ऐसी कोई बात है यहाँ। नहीं, ऐसी बात है। यानी आप देखें ना, गिलगित बल्तिस्तान ने डोगरों से आजादी हासिल की, यानी हिंदू जो डोगरे थे, जो मोदी के आका थे, उनसे हमने आजादी हासिल की, लड़के आजादी हासिल की। क्यों की है? पाकिस्तान में शामिल होने के लिए की है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कोई अलहदा नहीं है, अभी विफाक के साथ उसका ताल्लुक जो है, क्योंकि लोग ये तासुर देना चाहते हैं जैसे कि ये कोई अलहदा। अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के लोग कट मर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। आप देखें, जीबी के जिस जिले में आप चले जाएं, 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, कारगिल का वार हो या वार अगेंस्ट टेररिज्म हो, इसमें अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा शोधा इस खित्ते के हैं। आप जिस जिले में चले जाएं, आप कब्रिस्तान नजर आएगा, पाकिस्तान का सबसे लाली झंडा लहराते हुए नजर आएगा। ठीक है, हफीजुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की गुफ्तगू आपने सुनी। बहरहाल ये बड़ा अहम मामला है पाक चीन इक्तसादी राहदारी का, और उम्मीद रखनी चाहिए कि इस मामले पर कंसेंसस हो। जो तवक्कुआत हैं, खास तौर पर मैं गिलगित बल्तिस्तान के इस हवाले से बात करता हूं क्योंकि यहां से ये प्रोजेक्ट शुरू होना है, और ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट जो है वो जिस तरह से हफीजुर रहमान साहब ने कहा कि वो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, राहदारियों को बेहतर बनाना है, तो उसका सबसे ज्यादा जो असर है वो यहां उम्मीद की जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में पड़ेगा, और ऐसा होता हुआ नजर भी आना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमने कोशिश की कि प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों की आरा आप तक पहुंचाई जाए, आम लोगों की भी, ताजरों की भी, फिर आपको वो रूट भी जो है वो दिखाया जाए, सिक्योरिटी किस तरह से है उस हवाले से जो है वो आपको बताया जाए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बड़ा अहम कंपोनेंट है पाक चीन इक्तसादी राहदारी का। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है पाक चीन इक्तसादी राहदारी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी गेम चेंजर होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।